नमस्कार, खबर भारत की विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे दरअसल उस 8 जुलाई की। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान शुक्रवार यानी 8 जुलाई को कराया जाएगा। बुधवार को दोपहर 3 बजे से प्रचार पर इस चुनाव को लेकर प्रतिबंध लग गया है। चुनाव 39 जिलों में होंगे। मतदान के ठीक बाद मतदान केंद्र स्तर पर ही मतगणना शुरू कर दी जाएगी, लेकिन परिणामों की घोषणा नहीं की जाएगी। पंच, सरपंच और जनपद सदस्य के परिणाम 14 जुलाई को एक साथ घोषित किए जाएंगे, जबकि जिला पंचायत सदस्य पद के परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। तीसरे चरण में 342 जिला पंचायत सदस्य, 1916 जनपद सदस्य, 6408 सरपंच और 22,451 पंच पद के लिए मतदान होगा। मतदान जिसका समय तय है सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक और 20,606 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और सशस्त्र बल के जवान जो है वो तैनात रहेंगे। व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। और क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां बारिश के चलते असुविधा देखने को मिल सकती है। तो क्या है तमाम वहां की जानकारियां और वहां का माहौल किस तरह से तैयार किया गया है, लोगों में वही उत्साह बरकरार है, शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो पाए, इस चीज को या इस वाक्य को लेकर कितना सजग है प्रशासन, ये तमाम जानकारियां हम लेंगे। तमाम हम सवाल करने वाले हैं हमारे अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद संवाददाताओं से। सबसे पहले सरदारपुर की तरफ बढ़ेंगे। हमारे खबर भारत के संवाददाता नरेंद्र पवार लाइव हमारे साथ हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे। उनके साथ पुलिस अधिकारी भी हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की क्या मुस्तैदी है, ये नरेंद्र हम आपसे जानेंगे और सर से आप चर्चा कीजिए। क्रांति प्रिया में मैं देना चाहूँगा कि सरदारपुर में 95 पंचायत पर कल मतदान होना है। यहाँ पर कुल 377 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है? कल हमारे पंचायत का चुनाव रहा है। व्यवस्था के लिए 7 PI, टोटल पुलिसकर्मी 557 लगे हैं। तो उसमें से व्यवस्था लगा दी गई है। सारी पोलिंग पार्टियां अपने अपने स्थान पे पहुंच गई हैं और पूरी तैयारी है मतदान अच्छे से करवाने की। जी क्रांति प्रिया जी, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था की गई है। अलग अलग सर पार्टियां मोबाइल व्यवस्था क्या गाड़ी की लगाई गई है? मोबाइल व्यवस्था 25 सेक्टर लगे हैं और 14 जोनल अधिकारी लगे हैं। इस तरीके से सेक्टरों में बटा है और बूथों पे पुलिस व्यवस्था पर्याप्त रखी गई। जी क्रांति जी बिल्कुल, जिस तरह से हम उन जिलों की बात कर रहे हैं, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, दर्शकों को बता देते हैं नरेंद्र हम कि खरगोन, खंडवा, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर कल अंतिम चरण होगा पंचायत चुनाव का, यानी आखिरी चरण जिसको हम कह रहे हैं। 8 जुलाई कल का दिन और आज उसकी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। मुझे लगता है नरेंद्र, ये जानना भी जरूरी है कि अब तक जैसा माहौल प्रदेश में बना चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है अंतिम चरण। और जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र जुड़ जाता है तो वहां अपनी अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। यानी अगर शहरी क्षेत्रों में प्रशासन की तैयारी थोड़ी अलग तरह की होती है तो ग्रामीण क्षेत्र में उसी तैयारी को और ज्यादा पुख्ता करना पड़ता है। क्या कहते नजर आए अधिकारी? ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो काफी परेशानियां आती हैं, क्योंकि कई कस्बे ऐसे हैं जहां पर मतदान केंद्रों पर तमाम तरह की व्यवस्था करना पड़ती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था की गई है। देखा जाए तो मतदान केंद्र के बाहर टेंट में त्रिपाल लगाई गई है ताकि पानी आने से बचा जा सके मतदाताओं को। जी बिल्कुल नरेंद्र, देख पा रहे हैं हम आपके बिल्कुल ठीक पीछे हमें वो तिरपाल नजर आ रही है, वो स्थान नजर आ रहा है आपके पीछे बिल्कुल कि वहां व्यवस्था पूरी कर ली गई है। लेकिन नरेंद्र, मुझे लगता है ये बहुत रोचक होगा ये चीजें भी जानना कि जिन मुद्दों को लेकर जनता नाराज चल रही है, जिन मुद्दों को लेकर, मुद्दों विशेष पर हम बात कर रहे हैं, अगर वो मुद्दे आड़े आ गए तो जैसा कि पिछली बार देखने को मिला था कि कहीं कहीं बारिश हुई थी तो उन बारिश में
सड़क पर कीचड़ का आ जाना और स्वाभाविक है सड़कों का खराब हो जाना, क्योंकि ये लड़ाई तो जनता कई सालों से लड़ रही है। जनता का साफ कहना है सरकार कोई भी आए, सत्ता में कोई भी आए, उनके क्षेत्र में कोई भी जिम्मेदारी को संभाले, पंचायत में कोई भी आ जाए, लेकिन ज़रूरी है उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखा जाना, उनको जो असुविधाएं होती हैं, जो अव्यवस्थाएं होती हैं, उनका ठीक किया जाना, उन चीज़ों का ठीक किया जाना। अगर ये आड़े आ जाती है, सड़क खराब हुई, बारिश के चलते वो नहीं पहुंच पाए मतदान केंद्र तक, तब क्या होगा? गाड़ी खड़ी इधर बता देना चाहूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सड़क, पानी और ये मुद्दे विशेष रहते हैं। यहाँ पर पानी, सड़क व्यवस्था, बिजली हुई, सारी व्यवस्था को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ पर मुद्दों पर चुनाव लगा रहता है, मुद्दा बना रहता है। बिल्कुल, लोगों से जब आपने बात की होगी, क्या उनका उत्साह या क्या उनकी प्रतिक्रियाएं नजर आ रही हैं? प्रदेश भर में जो हो रहा है इन दिनों, उसको लेकर उनका क्या मानना है? मतदान को लेकर उनका दृष्टिकोण क्या है? मतदान को लेकर जो विकास करेगा उसकी तरफ रुख रहता है हमेशा मतदाताओं का। जी नरेंद्र, मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से हम दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि वहाँ लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या पार्टी विशेष की अगर हम बात करें, अगर उसको छोड़ भी दिया जाए तो व्यक्तित्व की अगर हम बात करें कि जिस जिम्मेदारी पर जो व्यक्ति बैठाया जाना चाहिए उसको लेकर उनकी क्या राय है? मतलब एक सही चयन कितना जरूरी है, अब इस बात की अहमियत वो समझ। एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब की गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी अंदर आ रही है, आप अंदर आओ ना, किधर की साइड है आप? शायद मेरे हिसाब से बाहर की साइड खड़ो, आप अंदर आओ। हाँ अंदर आओ। जी नरेंद्र, आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी, दरअसल आवाज जो है वो आपके आसपास के लोगों की ज्यादा आ रही है। मैं चाहूंगी कि दर्शकों को हम आपकी आवाज पहुंचाएं। आपसे हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा ये है कि किस तरह की तैयारी, लोगों की सोच पर हम दरअसल बात कर रहे हैं, उन लोगों की सोच पर बात कर रहे हैं जो ग्रामीण परिवेश में है और जो जिनकी सोच बिल्कुल सहज और सरल होती है। उन्हें पता है कि उनके लिए किसी का समर्थन करना, किसी का साथ देना ही होगा, फिर शायद दो राय की स्थिति न बने। यहाँ पर समर्थन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर बना रहता है। जो विकास करेगा को मतदाता मतदान पे चलेगा। जी चलिए, अब नरेंद्र हम आगे भी बढ़ना चाहेंगे, हमारे दूसरे संवाददाताओं से भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने ये जानकारियां दी कि आपने प्रशासनिक अधिकारी से भी बात कर ली, उन्होंने बता दिया है कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, अब इंतज़ार बस कुछ पल का बाकी है और शायद बिल्कुल शांतिपूर्व तरीके से हो। ये प्रशासन हर बार कोशिश करता है चुनाव के इस माहौल में। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता देंगे जिन जिलों में मतदान होना है, कल की हम बात कर रहे हैं शुक्रवार 8 जुलाई, काफ़ी अहम दिन, पंचायत चुनाव का अंतिम चरण हम बात कर रहे हैं। आखिरी जो है चरण वो 8 जुलाई है, शुक्रवार का दिन, और जिन जिलों में होगा ये मतदान वो जिले हम दर्शकों के साथ जरूर साझा करना चाहेंगे। राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, खरगोन, खंडवा, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी, उज्जैन, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, नर्मदापुरम, बैतूल, शहडोल, अनूपपुर, भिंड, श्योपुर और मुरैना, इन जिलों में दरअसल मतदान होना है। और जिस तरह से निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों की अगर हम बात की जाए, 68,429 ये वो संख्या है। तीसरे चरण के लिए आरक्षित पदों में 67,429 जगहों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिसमें जिला पंचायत सदस्य का 1, जनपद पंचायत सदस्य के 39, सरपंच के 174 और 68,216 पंच पद के लिए प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अब सरपंच की बात करें तो वो 25, 14,699 पंच पद के लिए।
जिसके लिए नामांकन पत्र प्राप्त ही नहीं हुए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और श्याम सिंह सूर्यवंशी जो है हमारे संवाददाता खबर भारत के, हम उनसे चर्चा करेंगे बालाघाट से। इस वक्त श्याम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी श्याम, बताइएगा वहाँ किस तरह का माहौल है और किस तरह की तैयारियां हो चुकी हैं कल के लिए? जी मैं बता दूं क्रांति मैम, यहाँ पे काफी अच्छी व्यवस्थाएं तो काफी जगह बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ जगह में अभी भी कमी नजर आ रही है। अगर हम बात करें, अभी बालाघाट जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत हरवेली में खड़े हैं, जो बालाघाट जिले से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम बात करें इस मतदान केंद्र की, तो 8,086 इस ग्राम पंचायत में मतदाता हैं और 8,086 बोला जाए तो काफी बड़ी संख्या होती है ग्राम पंचायत स्तर के लिए। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था देखी जाए तो काफी अगर व्यवस्था की बात करें तो अभी भी कुछ ना कुछ कमी है। अगर आइए मैं दिखाता हूँ आपको कैसी व्यवस्था है, आइए। जी जी बिल्कुल। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मतदान केंद्र है, अंदर से लगभग 8 फीट 8 बाई 12 का कमरा है, लेकिन दरवाजा दिया गया है जहां से वो एक ही रास्ते से आएंगे और उसी रास्ते से निकलना है। काफी जर्जर बिल्डिंग दिखाई दे रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मतदान केंद्र तो यहाँ पे और भी अच्छी व्यवस्था कर सकता था, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ किया है। आज ये सिर्फ 4 लोग बैठे हैं और यहाँ पे व्यवस्था देखिए, जबकि कल यहाँ पर मतदान करना है। और ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर कल मतदान करने के लिए सब लोग यहाँ से आएंगे तो अव्यवस्थाएं बढ़ेगी। बिल्कुल श्याम, जिस तरह से आपने दिखाया वो कमरा जो देख रहे थे हम, जो कक्ष है जहां पर मतदान किया जाना है, क्या स्थिति बनने वाली है ये तो कल ही अंदाजा लग पाएगा। लेकिन आपने इसका क्या स्थितियां बन सकती हैं उसका आकलन आपने आज कर लिया और बता भी दिया। वाकई जो लोग बाहर कतार में खड़े होंगे श्याम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात का भी मूल्यांकन करना कि जो लोग बाहर खड़े होंगे उनके लिए व्यवस्था क्या की गई है। बारिश का समय चल रहा है और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो लगातार बारिश हो रही है कुछ जगहों पर, यानी अव्यवस्थाएं तो होनी ही है, ये तय है इस मौसम में। और उन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं जहां जरा सी बारिश में ही हाल बेहाल हो जाते हैं। मैं बता दूं, आप जैसे कि अभी बाहर की बात करें, हम बाहर खड़े हैं मतदान केंद्र के, क्योंकि पीछे मेरे पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ पे इतना कीचड़ है। अगर प्रशासन चाहता तो यहाँ पे 2 ट्राली मेरे, लेकिन यहाँ पे वो भी चीज नहीं दिख रही है। जब लोग यहाँ पे कतार लेकर आएंगे तो आप भाई 10 का एक पंडाल लगा है। अब 10 बाई 10 के अंदर अगर 500 मतदाताओं को मान लीजिए मत का अपना उपयोग करना है, कैसे रहेंगे इसके अंदर, ये सोचने का विषय है। बिल्कुल श्याम, सोचने का विषय ये भी है कि 8,086 आपने बताया मतदाता हैं उस क्षेत्र में, इतने सारे लोग मतदान करने आएंगे। मतदान केंद्र भी जगह जगह आपने बताया है कि मतदान केंद्र की व्यवस्था की गई, लेकिन गौर किया जाए आपकी उस बात पर कि 5 किलोमीटर दूर से लोग आएंगे। इतनी दूर से आना इस मौसम में इन स्थितियों और परिस्थितियों में संभव हो पाएगा या नहीं, क्योंकि वैसे ही उतार चढ़ाव प्रतिशत का देखने को मिल रहा है। जितने भी मतदान हो चुके हैं, जितने भी चरण अभी हुए हैं संपूर्ण, उन चरणों को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस बात को भी सुनिश्चित करना। जी मैं बता दूं आपको कि ये जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी है। अगर 5 किलोमीटर की दूरी पर प्रशासन ऐसी व्यवस्था करता है तो यहाँ पे जिला मुख्यालय से ऐसे भी कुछ स्थान है जहाँ पे कल मतदान होना है, जो बिरसा क्षेत्र है, तो वहाँ की क्या व्यवस्था होगी ये सोचने का विषय है। यहाँ पे लगभग, यहाँ से अगर वहाँ की दूरी करें और उसके लास्ट बॉर्डर की बात करें तो 180 किलोमीटर दूर है वो। अगर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी पर प्रशासन ऐसी व्यवस्था करता है तो आदिवासी क्षेत्रों में कैसी व्यवस्था होगी। इसके पहले भी हमने आपको जब प्रथम चरण का यहाँ पे चुनाव हुआ था उस समय दिखाया था कि कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो कहीं वहाँ पे व्हील चेयर नहीं था, तो बहुत सारी तकलीफें तो थी, लेकिन उसके बावजूद भी उत्साह में मतदाताओं में कहीं की कमी नहीं दिखी और लोग अच्छा मत का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, यानी ये कहा जाए कि अब चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हों या ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हों,
अच्छी तरह से जागरूक है मतदान को लेकर। ये जो जागरूकता अभियान हर बार चलाया जाता है उसका असर तो पड़ता है, अभियान का असर पड़ता है, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह जिस तरह इस बात से भी आंखें नहीं फेरी जा सकती कि इतनी दूर से आने वाले आदिवासी क्षेत्रों की बात करें, इतनी दूर से आने वाले उन लोगों के लिए कुछ तो व्यवस्था की जाती। आदिवासी क्षेत्रों में अगर प्रशासन सिर्फ अगर बात करें तो मतदान कराने पर फोकस कर रहा है, लेकिन इनको जो व्यवस्था देनी चाहिए थी उस पर कहीं ना कहीं अभी भी कमी नजर आ रही है। बिल्कुल श्याम, लोगों से अगर बात हुई हो, क्या कहना उस क्षेत्र के लोगों का क्या मत है? एक शिकायत भी है, एक तरफ सरकार कहती है या वहाँ के जितने भी प्रतिनिधियों की ही बात कर लेते हैं हम, कि वो कहते हैं कि मतदाता बहुत सम्माननीय है, एक एक मत बहुत कीमती है और जब कोई चीज़ कीमती होती है तो उसे संभाला जाता है। ऐसा कैसी व्यवस्था है कि आप एक तरफ तो सम्मान की बात करते हैं, एक तरफ जब प्रचार करने जाते हैं तो बहुत ही सम्मानित तरीके से कहते हैं कि मतदान करना ज़रूरी है, और दूसरी तरफ जब व्यवस्थाओं की बात होती है तो कहाँ क्या हाल है ये जानने की कोशिश ही नहीं करती। इसके लिए भी पहल की जानी चाहिए उनकी तरफ से, एक प्रचार प्रसार इसके लिए भी होना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल बड़ी बात बोले आपने। ये चीजें पहले हुआ करती थी लेकिन अभी कुछ समय से यहाँ पे देखी नहीं जा रही है। आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे बाकायदे इस चीज की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि मतदान अगर कोई करता है, बैलेट पेपर पे करता है तो उसे कैसे मोड़ते हैं। अभी आपको बता दूं कि जो विगत चुनाव हुए हैं यहाँ पे जो अमानत जो मतपत्र थे उसकी संख्या भी काफी देखी जा रही है। इस बार कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता की कमी भी है, जो आज लोगों को देखा जा रहा है कि मतदान जो अमानत हो जाती है किसी कारणों से, कहीं टूट वर्ष कहीं ना कहीं मतदान जो बैलेट पेपर होता है तो उसके कारण। बिल्कुल, कुछ और मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है व्यवस्थाओं को सुचारू करने में ये प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हीं के हिस्से में आती हैं जिम्मेदारियां, उनका उत्तरदायित्व बनता है सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली, ऐसे माहौल भी देखने को मिले जहां विवाद की स्थिति बन गई थी, तो वहां इस तरह के माहौल भी देखने को मिले जहां फर्जी वोटर्स भी नजर आए। एक व्यक्ति को जितने वोट करने चाहिए उससे ज्यादा का वोट किया जा रहा था, जो व्यक्ति वहां मौजूद ही नहीं है वोट उसके नाम से भी डाला जा रहा था। तो इस तरह की चीजों को भी ये दृश्य भी ना देखने को मिले, शायद प्रशासन ने इसकी भी तैयारी कर रखी होगी। बिल्कुल, वैसे सुरक्षा के लिए हर बूथ पर तैयारियां तो की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ जो मैंने बताया कि प्रशासन जो मतदान कराते हैं, जो कर्मी लगते हैं उनको तो प्रशिक्षण देता है, किंतु मतदान जो करता है उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, तो कहीं न कहीं वो चूक होती है। अगर आम आदमी के साथ भी प्रशिक्षण हो कि मतदान तो जरूरी है पर मतदान कैसे करना है इसकी जागरूकता लाई जाए तो स्वाभाविक की बात है कि जो अमानत मतपत्र होते हैं उसकी संख्या कम हो जाएगी और एक मत जो होता है लोगों का वो सही इस्तेमाल हो सकेगा। श्याम, एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगी महिला वोटर्स को लेकर। कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों की बात करें, वहां महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा तो होती है लेकिन मतदान केंद्र में नजर नहीं आती। आपका क्या मानना है? जो आपने वहां पर दृश्य देखे होंगे अब तक, तो आज की स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या कहती है? बता हमारे यहाँ पे जो महिलाओं का है काफी जोर शोर से दिखाई देता है। अगर किसी भी बूथ की बात करें तो सबसे ज्यादा महिलाएं नजर आती हैं, और आज यहाँ पे जो निष्कर्ष भी देख रहे हैं ये महिलाओं के कारण है। जागरूकता महिलाओं में काफी अच्छी आई है, जिसके लिए आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत किया है इस क्षेत्र में कि मतदान में जो जागरूकता लानी चाहिए। उससे क्या हुआ कि महिलाओं के पास जाती तो महिलाओं को मत का अच्छे से मालूम है कि ये मत कितना कीमती है, यही कारण है कि वो चीज दिखाई भी देती है मतदान केंद्रों में। बिल्कुल। श्याम, जब आप लोगों से मिले होंगे, क्योंकि हमने खबर भारत टीम ने, जैसे हम आज एक दिन पूर्व चर्चा कर रहे हैं आपसे, आप तमाम लोगों से मिले भी, सारे संवाददाताओं में एक खूबी ये है कि आप पूरी तैयारी के साथ लाइव देते हैं। खबर भारत का ये यूएसपी रहा है हमेशा से, रिसर्च वर्क बहुत स्ट्रांग होता है संवाददाताओं का। तो श्याम, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, लोगों से जब आपने चर्चा की होगी तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है मतदान को लेकर? वो अपने मत को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, नहीं कहा जाएगा, अपने हक को किस तरह से उपयोग करना चाहते हैं? क्या उनके लिए एक व्यक्ति का चेहरा महत्वपूर्ण होता है, या उनके मुद्दों को जो खत्म करेगा वो मुद्दा
और उससे जुड़ा हुआ जो भी शख्स है, चेहरा कोई भी हो, नाम कोई भी हो। अहम सवाल किया है और ये इस जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बात करूं आपसे बालाघाट जिले की, तो बालाघाट जिले में यदि बैहर, परसवाड़ा, बिरसा आदिवासी क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर व्यक्ति विशेष को देखकर वोट दिया जाता है कि उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो व्यक्ति का चरित्र कैसा है, वो लोगों से किस काम आता है, वो सारी चीजों को देखा जाता है। वहां पे विकास को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन दूसरे क्षेत्र अगर बात करूं बालाघाट, लालजी, कटंगी, वाराणसी, लालबर्रा, तो यहाँ पे काम को देखकर वोट दिया जाता है। यदि आप काम करने में सक्षम है तो ही आपको मत मिलेगा, अन्यथा आप चुनाव के समय मुझे खानी पड़ेगी। और मतदान मतदाता जो यहाँ का है वो बहुत जागरूक है। यहाँ पे इस वर्ष जो परिणाम आ रहे हैं वो चौंका देने वाले परिणाम आ रहे हैं। पैसा, शराब, दारू, ये कोई काम नहीं आ रहा है। यदि आपने निरंतर जनता के साथ खुलकर काम किया है, जनता के हित में काम किया है, तो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपको मत कर रहे हैं। अन्यथा पैसा, शराब, दारू, किसी कोई भी चीज काम नहीं आ पाती है। बिल्कुल सही है। किसी ने बहुत खूबसूरत लाइन लिख दी है कि इस बार लड़ाई नहीं होगी आसान, जो करेगा काम उसी को मिलेगा मतदान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशा जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, दर्शकों को अलग अलग क्षेत्रों में ले जा रहे हैं और वहां की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं, जिसका जायजा ले रहे हैं खबर भारत के संवाददाता। और इसी कड़ी में नरसिंहगढ़ की तरफ हम चलने वाले हैं। हमारे संवाददाता हेमराज सिंह लाइव चर्चा करेंगे और वहां की तैयारियों के बारे में बताएंगे और तमाम सवाल जो लगभग हमें हर क्षेत्र के संवाददाताओं से करना है, उन सवालों के जवाब भी लेंगे। हमारे साथ हेमराज सेन, संवाददाता नरसिंहगढ़ से लाइव। जी हेमराज, बताइएगा, आप जहां खड़े हुए हैं बिल्कुल वो मतदान केंद्र ही है, तो उस केंद्र की व्यवस्थाओं से शुरू करते हैं। क्रमांक 120 पर यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ से अभी मैं आपको पूरी जानकारी से अवगत कराऊंगा। जी बताइएगा। जी मैडम, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि नरसिंहगढ़ ब्लॉक में अभी 637 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 200 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है और आपको बताना चाहूंगा 37 मतदान केंद्र जो हैं वो हॉट स्पॉट की गिनती में रखे गए हैं और वहां पर लगातार प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों से। आप अभी जैसा कि हमने देखा था प्रथम चरण के दौरान कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आई थी, उसको लेकर प्रशासनिक पूरी तरह से अपडेट है और पूरी तैयारियों के साथ क्षेत्र में अपना दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब आपने जो शब्द इस्तेमाल किया उस क्षेत्र के लिए अति संवेदनशील, तो इसका मतलब अब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और अब जो तैयारी होगी वो और ज्यादा, पहले से और ज्यादा बेहतर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि पिछले अनुभवों में विवाद की स्थितियां भी बनती देखी थी हमने कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर फर्जी वोटिंग भी देखने को मिली थी। तो वहीं कुछ लोग लाइन में तो लग रहे थे लेकिन किसी कारणवश वापस जा रहे थे। तो ये स्थितियां ना बने, यानी नकारात्मक स्थितियां ना तैयार हों, उसके लिए वाकई उन्होंने कुछ ठोस कदम भी उठाए होंगे, कोई ठोस तैयारी भी की होगी। जी 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 मैं बताना चाहूंगा मैम, आज नरसिंहगढ़ शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में सामग्री मतदान बूथ के सामग्री वितरण के दौरान हमारी एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद जी से बातचीत हुई थी और उनके द्वारा हमें उन्होंने बताया कि अगर पहले जिस प्रथम चरण और दूसरे चरण में जिस तरह मतदान किए गए हैं उससे ज्यादा प्रशासनिक तैयारियां हमारी तीसरे चरण को लेकर है, क्योंकि कई जगह हमने देखा मतपेटियां लूटी गई, लोगों को मतदान अधिकारियों को चोटें आई, उसको लेकर उन्होंने साफ एक इशारा करते हुए नजर आया कि 8 तारीख को मतदान है, शांतिपूर्ण मतदान करें, नहीं तो 9 तारीख आप प्रशासन की गिरफ्त में होंगे। ये साफ तौर पर एडिशनल एसपी का इशारों में निर्देश दिया गया है। बिल्कुल, यानी उनके निर्देश का पालन किया जाना भी जरूरी होगा, इस तरह की घटनाओं को रोकना भी जरूरी होगा, क्योंकि पिछली बार ऐसी स्थितियां जब बनी थी तो वहां उन क्षेत्रों में दोबारा मतदान की बात भी आई थी। जी जी मैं बताना चाहूंगा, जिस जगह पर यह घटना हुई थी उस जगह पर दूसरे तीसरे दिन वापस मतदान कराया था और संबंधित लोगों के खिलाफ
6.5 लाख रुपए की रिकवरी भी करवाई थी, यानी कि 1 करोड़ शासन ने 1 करोड़ की रिकवरी के ऑर्डर भी शासन ने दिए थे। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं हम उन मुद्दों की जिन मुद्दों को लेकर जनता लगातार परेशान है। और अब तो ये खबरें भी हमने चलाई हैं हेमराज कि अब ग्रामीण क्षेत्र में भी, गांव में भी लोग बहिष्कार के मूड में थे, यानी कि उनको साफ इस चीज का भान था कि अगर हमारे काम नहीं होते, हमारे मुद्दों पर अगर हल नहीं मिलता, उनको मुद्दों का समाधान नहीं मिलता है तो इस बार वोट नहीं दिया जाएगा। तो ये नकारात्मकता जो उनके दिमाग में भरी थी उसको अलग करना और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान किया जाना, 100% मतदान होना, इसके लिए भी जागरूकता अभियान चलाया गया था जगह जगह। जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा पंचायत चुनाव में प्रत्याशी जो होते हैं लगातार पहले सामने जब मैदान में होते हैं तो जनता को कई तरह के ऑफर देते हैं, कई तरह की लुभावनी बातें करते हैं, कई बड़े बड़े वादे करते हैं, विकास के वादे करते हैं, मगर जब वो बन जाते हैं, बनने के बाद लोग जब उनकी बातों पर खरा उतरने की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी होते हैं वो लोगों को गुमराह करते दिखाई देते हैं। कई जगह हमने देखा और आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह बड़े बड़े वादे करने वाली पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण लोग वंचित है, आज भी वंचित है। और वहां कुछ जगहों पर आज भी बहिष्कार का उन्होंने नारा लगाते हुए बहिष्कार का एक आंदोलन भी किया था, मगर प्रशासनिक तौर पर उनको समझाई देकर मतदान कराने की प्रशासन ने अपील की और वहां पर मतदान कल होगा। बिल्कुल। और जिस तरह से एक बात और सामने आई, अभी आपने कहा कि कई ऐसी जगह रही हैं जहां विरोध के स्वर गूंज रहे थे, लेकिन जागरूकता काम आ गई और बताया गया कि भाई मतदान तो करना ही होगा, सही का चयन कर लेते हैं। यानी कि ये कहा जाए कि जो उनका विद्रोह था, विद्रोह ही कहा जाएगा, ये जो उन्होंने बहिष्कार की बात कही थी या ये जो उन्होंने नाराजगी और गुस्सा व्यक्त किया था, वो दरअसल आगाह किया था उन सभी को जो चुनाव में खड़े हुए हैं कि अब आप समझ लीजिए कि अगर आपके चयनित होने पर जो भी जीत कर आएगा, चयनित होने के बाद अगर काम नहीं हुआ तो जितना आसान उस जगह पर पहुंचना होगा उससे बहुत आसान होगा उस जगह से वापस आ जाना। यानी जनता अब हर तरह के फैसले लेने के लिए तैयार पूरी तरह से, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र की जनता। जी मैं बताना चाहूंगा, अब जनता प्रत्याशियों के झांसे में नहीं आ रही है, वो जान चुकी है और वो समझ चुकी है कि कौन प्रत्याशी गांव का विकास करेगा और कौन नहीं करेगा। इसलिए जनता अब सीधे सही जो प्रत्याशी है जो विकास की ओर अपने गांव और क्षेत्र को ले जाता हो, वो ऐसे प्रत्याशी की तलाश में अब जनता उसके पक्ष में मतदान करना चाहती है। बिल्कुल। ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है अगर कोई आपके आसपास है कोई ऐसा वोटर जिससे आप बात करना चाहें हेमराज, तो बिल्कुल स्वागत है। ये सवाल जरूर उनसे पूछा जाना चाहिए, मतदान किसे करना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो जिसे करेंगे सोच समझ के ही मतदान करेंगे, ये सवाल गलत होगा। लेकिन अपने मत का इस्तेमाल किया जाना कितना जरूरी है ताकि एक सही प्रत्याशी, एक जो हकदार है दरअसल उस जगह पर बैठने का, उसे वो मौका मिलना चाहिए और ये मौका जनता ही दे रही है। जी मैं अभी यहाँ पर जिस जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कल जो मतदान होने वाला है उस पर क्या प्रतिक्रिया वो देते हैं। तो आज हमारे साथ भैया खड़े हैं, क्या नाम है आपका? जी ब्रजमोहन मीना। ब्रजमोहन जी मीना, आप यहाँ पर आप इसी ग्राम पंचायत के हैं? जी। आप अपना पहला वोट दे रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं? पहले भी दे चुके हैं। अच्छा, आप कैसे प्रत्याशी को अपनी पंचायत के उम्मीदवार बनाना चाहते हैं? वो तो अपने ऊपर है, डिफरेंस होता है। नहीं, हम मेरा मतलब पूछने का ये है कि आप मतलब ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहते हैं जो काम कर सके, जो शासन की योजनाओं का लोगों को लाभ दिला सके, या जिसने अभी तक अच्छा काम किया हो, या आपकी क्या मंशा, मतलब कैसा प्रत्याशी आपकी पंचायत का एक मुखिया होना चाहिए? जो आप लोगों को काम करके दे सके वो अभी चाहिए। जी, तो आप अभी आपने देखा कि वो बता रहे हैं कि जो जनता की उनसे पूछिए हेमराज जी, हेमराज अगर आपको मेरी आवाज मिल रही तो उनसे पूछिए कि उनको क्या परेशानियां आती हैं उनके क्षेत्र में, सड़क को लेके परेशानी, बिजली को लेके परेशानी, पानी को लेके परेशानी, ये ऐसी परेशानियां हैं जिनसे ग्रामीण क्षेत्र दो चार हो रहा है, अभी से नहीं कई समय से। सर, आपको जो आपकी जो ग्राम पंचायत में किस प्रकार की समस्याएं अभी तक आपको देखने में मिली? हमको तो अभी तक कोई समस्या नहीं मिली।
चलिए, कुछ लोग ऐसे हैं हेमराज मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रामीण परिवेश में ना हर तरह के लोग मिलते हैं। एक जिन्हें कोई लेना देना नहीं होता और एक जिन्हें लेना देना होता है और वो विद्रोह में उतर आते हैं। शायद ऐसे ही लोग प्रदर्शन और धरने में भी बैठे नजर आते होंगे, जिन्हें फर्क पड़ता है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी एक आवाज में अगर हजारों आवाज जुड़ जाए तो शायद मुद्दे खत्म हो सकते हैं, समस्याओं का जड़ से समाधान हो सकता है। जी हेमराज जी, आपका बिल्कुल सही कहना है मैम कि अगर लोग अगर ऐसे जागरूक हो जाएं और वो अगर ठान ले तो कठिन से कठिन कार्यों को भी वो सहजता से पूर्ण कर सकते हैं। मगर एक छोटी जगह पर ऐसी क्या है विपक्षी बातें करने में यहाँ पर लोग कतराते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत खुलकर एक महत्वपूर्ण सवाल आपने मेरे दिमाग में डाल दिया। आपने बहुत सही बात कही कि छोटी जगह जो होती है जहां लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुले मिले होते हैं, वहां चाहते हुए भी शायद उसके खिलाफ आवाज किसी के भी खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा सकती। लेकिन अब वक्त है सही को सही और गलत को गलत कहने का, क्योंकि ये जो मौका मिलता है और इस बार तो मौका 7 साल बाद मिला है, तो मौके का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बताइए कि ये गलत है और ये सही है। शायद अगर हम में ये हिम्मत आ जाए तो एक नई तस्वीर तैयार हो जाए ग्रामीण क्षेत्र की। जी, मैं बता, बिल्कुल सही, आपने सही प्रश्न किया है मैडम। अगर ग्रामीण इस बात को ठान ले तो एक गांव और पंचायत को एक नई दिशा के साथ एक नए व्यक्ति और नए आयाम तक पहुंचाने वाला प्रत्याशी और मुखिया मिल सकता है। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को पता होगा कि सरकार के द्वारा कितनी योजनाएं तैयार की गई हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन, कितनी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है और कितनी योजनाओं का जिन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है वो कितने सुचारू रूप से वहां चल रही होंगी। जी कांति प्रिया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत बढ़िया सवाल आपने अभी किया है और मेरे जहन में ये बात भी आई थी। क्रियान्वयन जो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जो शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही है शासन की तरफ से, वो पूरी धरातल पर अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। कई योजनाएं अभी तक कागजों में सिमट कर रह गई है और अभी जिस योजना, अगर कोई योजना आ भी जाती है और उस पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लगता है और संबंधित व्यक्ति अगर उसकी शिकायत भी करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक ग्राम पंचायत की खबर चलाई थी जहाँ पर पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना और मूलभूत सुविधाओं में सचिव और सहायक सचिव द्वारा रिश्वत का मामला सामने आया था। उस खबर पर भी हमने काफी चर्चाएं की, लोगों से काफी उसको उठाकर लेके गए थे, संबंधित अधिकारी तक भी बात पहुंचाई थी, एसडीएम सीओ तक भी बात गई थी, मगर वो चीज भी फाइलों में दबकर अपना दम तोड़ देती है। बिल्कुल, वही कहना चाह रही हूँ मैं कि बहुत सारी ज़रूरत है अभी भी लोगों को अच्छी तरह से दिमाग में इस बात को बिठा लेने की, क्योंकि मौका मिलता है, हमारे हाथ में है, हमारी उंगली पे लगा एक निशान हमारी खुद की किस्मत बदल सकता है। और आप सोचिए, हम ये जो लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में किसी सही व्यक्ति का चयन कर लेंगे, मतदान करने आना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी पहली कड़ी जो सही को चुनने की है वो मतदान ही है। तो 7 साल बाद जब वो मौका मिला है तो उस मौके को ना छोड़ा जाए, मतदान किया जाए, ज़रूरी है। हम मीडिया कर्मी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपील करते हैं, खबर भारत अपील करते हैं आप सभी से, इस वक्त जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबसे अनुरोध है कि मतदान करने ज़रूर जाएं। कल पंचायत चुनाव में अंतिम जो चरण है उस अंतिम पड़ाव का आप वहां पर पहुंच के मतदान केंद्र में अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, एक सही प्रत्याशी को चुनिए, पर उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उस मतदान केंद्र पर आपका पहुंचना और आपके सहयोग से बाकी का साथ में जाना। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हेमराज, तमाम बातचीत के लिए जानकारी। आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा मैम। जी बताइए। जी मैम, मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, मतदान क्रमांक 120 पर खड़ा हूँ। हाँ। यहाँ पर ये अति संवेदनशील की गिनती में ये मतदान केंद्र आता है और प्रशासन ने यहाँ पर काफी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर मतदान के दौरान किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे यहाँ 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और तीनों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी अगर गड़बड़ी होती है तो प्रशासनिक तौर पर उसकी पूरी छानबीन की जा सके, क्योंकि ये अति संवेदनशील में आता है और यहाँ पर
जहां तक मुझे जानकारी मिली है, अतिरिक्त पुलिस भी यहाँ पर काफी लगाई जाएगी सुबह। अभी तक यहाँ पर मतदान केंद्र नहीं पहुंचा है, मतदान कर्मी, बूथ कर्मी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और यहाँ पर 3 बार थाना प्रभारी और एसडीओपी सहित अपना यहाँ का निरीक्षण कर चुके हैं। बिल्कुल, मतलब निरीक्षक जो है वो वहाँ का देख चुके हैं, पूरा कार्यभार अपना संभाला जा चुका है उनके द्वारा, लेकिन मतदान कर्मी अभी नजर नहीं आ रहे हैं, तो शायद उनका आगमन किसी भी वक्त हो सकता है। आप बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आज से हमारी ये लड़ाई शुरू होगी और कल तक हम इसी मोर्चे पर डटे रहेंगे। पल पल की खबरें हम दर्शकों को देते रहेंगे। जिस कड़ी में हमने इसकी शुरुआत कर दी, आज हम दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह का माहौल उन क्षेत्रों में बना हुआ है, किस तरह की तैयारी है प्रशासन की, लोगों की क्या सोच है। और हमारे संवाददाता, हम उनको धन्यवाद करना चाहेंगे और बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे कि आपके क्षेत्रों में 100% मतदान हो, शांतिपूर्वक मतदान हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हेमराज। और जिस तरह से सरपंच के आपको बता रहे थे हम आंकड़े कि सरपंच के 25 और 14,699 पंच पद के लिए अभी कोई नामांकन पत्र ही प्राप्त नहीं हुआ, ये जानकारी मिली थी सूत्रों के हवाले से। इन पदों के लिए 6 माह बाद फिर चुनाव कराया जाएगा। जिन जिलों में मतदान होने हैं, मैं एक बार फिर से स्टूडियो से उन नामों को आपको बता रही हूँ, दोहरा रही हूँ। राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, खरगोन, खंडवा, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, गुना, ये वो जिले हैं जहां कल 8 जुलाई शुक्रवार को पंचायत चुनाव का आखिरी चरण यानी अंतिम चरण का चुनाव होगा। शिवपुरी, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी, उज्जैन। हमने अभी बालाघाट में बात की, इसके पहले हमने चर्चा की थी सरदारपुर में नरेंद्र पवार से। और अब हम सीधे चलेंगे दमोह की तरफ। जबलपुर के पास आता है दमोह और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उपेंद्र राजा। बहुत बहुत स्वागत है उपेंद्र। और ये जरूर दर्शकों को बता देते हैं कि कहीं कहीं तकनीकी खराबी के चलते हम लाइव नहीं जुड़ पा रहे, उनसे हम फोन पर पूरी चर्चा करेंगे। उपेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आपके उस क्षेत्र को लेकर? कितने मतदान केंद्र तैयार किए जा चुके हैं और प्रत्याशियों को लेकर भी प्रतिक्रिया मैं आपसे लूंगी, तो वहीं मतदाताओं की भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि किस तरह का माहौल वहां पर तैयार है। जी, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, हमारे यहाँ हमारे दमोह जिले में 3 विकास खंडों में कल स्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होंगे, जैसे कि बटियागढ़, पटेरा और तेंदुखेड़ा में संपन्न होंगे। जी जी, मैं जानकारी में चाहूंगी, आपसे अनुरोध करूंगी कि दर्शक आपको सुन रहे हैं, हम पूरी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। वहां प्रशासनिक अधिकारियों की किस तरह से जांच पड़ताल हो चुकी है और जिस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं, बारिश के मौसम के मद्देनजर किस तरह की व्यवस्थाएं मतदाताओं के लिए की गई हैं, वगैरह वगैरह। प्रशासन लगातार मुस्तैद है और अभी तक प्रशासन ने दमोह जिले में 2 प्रथम और द्वितीय चरण में जो चुनाव स्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए हैं, वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए हुए हैं। और जैसा कि प्रशासन लगातार मेहनत करता है और शांतिपूर्वक तरीके से स्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कल भी कराएगा। कल होने वाला है 8 जुलाई शुक्रवार को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का समय 3 बजे तक संपन्न होगा। जी, वहीं पर मतगणना की भी बात सामने आई कि वहीं देगी मतगणना। हाँ, वहीं के वहीं मतगणना भी होनी है। जैसे ही समय समाप्त होगा मतगणना शुरू हो जाएगी। ये अलग बात है कि परिणाम बाद में आएंगे। जी उपेंद्र, क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा? मुद्दे चल रहे होंगे या किसी की तस्वीर? वो मतदाताओं के दिमाग में यही चल रहा होगा कि गांव में किसकी सरकार बनती है या कौन हमसे आगे निकल जाता है कि कौन पीछे रह जाता है। यही सब चीजें अपने अपने हिसाब से मतदाताओं के दिमाग में चल रही होंगी। बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए उपेंद्र। और कल आपसे चर्चा होगी और कल वहां से ही हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपसे जुड़े रहेंगे, लगातार पल पल की अपडेट दर्शकों को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र राजा। हमारे साथ दमोह के संवाददाता जुड़े हुए थे उपेंद्र। तो जिस तरह से हमने अभी तक के चुनाव की स्थितियां देखी, मतदान केंद्र की स्थितियां देखी, मतदाताओं की मनह स्थिति देखी और जिस तरह से
जो हमने कुछ ऐसी भी चीजें देखने को मिली जो शायद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बात का विषय है, लेकिन ये जरूर देखने को मिला कि कहीं अप्रिय घटना होने वाली थी, बड़ा रूप ले सकता था कोई विवाद का पहलू, तो उसे प्रशासन ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ उसे खत्म किया था, क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबर भी हमने कल दर्शकों को बताई थी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। तीसरे चरण में 242 जिला पंचायत सदस्य, 1916 जनपद सदस्य, 6408 सरपंच, चलिए एक बार फिर से जाते जाते आपको बता देते हैं कि कल पंचायत चुनाव का अंतिम चरण यानी 8 जुलाई शुक्रवार को होगा और मतदान का समय जो रखा गया है सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। और मतदान केंद्रों का अगर जिक्र किया जाए तो 20,606 मतदान केंद्रों पर होगा ये मतदान और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और सशक्त बल के जवान तैनात किए गए हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं रही ये हमने कोशिश की कि हम जिन क्षेत्रों से बात कर सकते हो जहां तकनीकी कारणों की वजह से हमारी चर्चा नहीं हो पाई उनसे हम चर्चा जरूर करेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए यहां पर इतना ही और जुड़े रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।